अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 402 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर। ये चैप्टर फाउंडेशन, अगर ये समझ आ गया तो आगे कोर्स पूरा पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कितना खर्चा आता है, ये खर्चा निकालना है कॉस्ट अकाउंटिंग है। जैसे कि मिसाल लें, एक पेन बनाने में प्लास्टिक, इंक और लेबर का कितना खर्चा आया है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल होगा। और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि उस खर्चे की इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजंस लेना। जैसे पेन को कितने प्राइस में बेचना है, ये प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शामिल होगा। ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स देखें। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव का मकसद है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देना। It provide information to the management for decision making purpose. अब यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से होंगे जिसको यूज करेंगे? डिसीजन मेकर्स, जो कि फैसला लेते हैं, एंड मैनेजर्स ऑफ द एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई मैनेजर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। फॉर विच ऑल दिस एक्सरसाइज इज अंडरटेकन, यानी जिस काम के लिए वो इस कॉस्ट को अकाउंट किया जाएगा, वो सब उनके यूजर्स या मैनेजर्स होंगे और डिसीजन मेकर्स होंगे। अब इसके कुछ यूजेस हैं यहाँ पे, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये बताता है कि डिटरमाइंस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की प्रोडक्शन क्या होगी, ये सारा कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजेस है, जिसको रीड कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट। अब कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं? कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स है: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये कोई चीज़ जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए तीनों एलिमेंट्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वो चीज़ होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, जैसे हमें प्लास्टिक, इंक या निबिया पेन का बनाने के लिए हमें ये मटेरियल्स चाहिए, तो सारे हमारे डायरेक्ट मटेरियल्स हमें डायरेक्टली तौर पर चाहिए होते हैं। डायरेक्ट लेबर, लेकिन हमें मजदूरी कितनी है, वर्कर जो पेन बनाता है, ये सारे डायरेक्ट लेबर्स होंगे। और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट में और खर्चे ऐड होंगे, जैसे कि फैक्ट्री की बिजली, मशीन की प्रिपरेशन, जो भी सारा कुछ है वो अदर प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज होगी, ऐड होगी। अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगी ना, एलिमेंट की कॉस्ट, वो तीनों चीज़ों से मिलकर आएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी। अब डायरेक्ट कॉस्ट हम देखते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट है क्या। डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ सीधा लिंक होता है। डायरेक्ट कॉस्ट का पता है कि किस प्रोडक्ट में कितना खर्चा है। डायरेक्ट कॉस्ट is a cost that can be traced in full to the product or service for which cost is being determined। यानी डायरेक्ट वो कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है इसमें पता होता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना हमें खर्चा आया है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें सब कुछ पता होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे, हमें पेन बनाना है तो पेन का प्लास्टिक, पेन बनाने वाली मजदूरी की वेज कितनी होगी, ये सारा हमें पता होगा डायरेक्ट कॉस्ट में। अब इन इनडायरेक्ट कॉस्ट देख लें उसके अदर हैंड। इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज incurred in the course of producing product or renting service but which cannot be traced in the product service in full। इसका हमें डायरेक्टली पता नहीं होता कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्या, इसका प्रोडक्ट के साथ सीधा लिंक नहीं होता, लेकिन ये कॉस्ट भी हमें प्रोडक्ट को बनाने में ये कॉस्ट हमें चाहिए होती है, लेकिन इसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता। एग्जांपल ले जैसे फैक्ट्री सुपरवाइजर की जो सैलरी है, उसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड होती है। और इसके अलावा अब इस टेबल को देखिए, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं: मैटर, लेबर, अदर। अब देखिए, अब जो मैटर है, यानी जो मटेरियल है, उसका देखिए उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा। डायरेक्ट रिलेशन उसका ये होगा कि जैसे हम पेन के प्लास्टिक हमने बनाना है तो वो मटेरियल हमें चाहिए। और इनडायरेक्ट रिलेशन वो होगा जैसे क्लीनिंग मटेरियल, ग्रीस वगैरह, जो कि हमें चाहिए होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे लिए ऐड आउट होगी। और इसी तरह लेबर को देखें कि पेन असेंबल करने वाला जो वर्कर है, वो हमारे लेबर के ऊपर एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऐड होगा। और कुछ लेबर्स ऐसे होंगे जैसे सुपरवाइजर्स, वॉचमैन, ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंक्लूड होंगे। और अदर कॉस्ट जैसे स्पेसिफिक मशीन सिर्फ पेन के लिए होती है, फैक्ट्री रेंट और वर्क इंश्योरेंस वगैरह, ये सब इनडायरेक्ट तौर पर हमारे लिए ऐड आउट हो गए। अब ये 3 फार्मूलाज जो कि
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट का फार्मूला है कि प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड आउट करके आती है, यानी प्रोडक्ट बनाने का कोर खर्चा कितने आएगा, जो चीज़ें सीधा प्रोडक्ट पे लगती हैं ये सारे प्राइम कॉस्ट में ऐड होंगे। इस बार टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो टोटल प्रोडक्शन को प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करने से आती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के और खर्चे जैसे बिजली, मशीनी, सुपरवाइज ऐड कर देंगे, सारी चीज़ें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होगी। तीसरा कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इन सब कॉस्ट को ऐड करके आती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है क्या? वो सिंपल ये है कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में मिलकर रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इस कन्वर्जन कॉस्ट, इसको कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्ट कहा जाता है। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि कॉस्ट बिहेवियर। पूरे सब्जेक्ट में काम आएगा। अब कॉस्ट बिहेवियर का मतलब क्या है? कॉस्ट बिहेवियर का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से कॉस्ट पर क्या असर पड़ता है। जैसे अगर आप 100 पेन्स बना रहे हैं तो खर्चा क्या होगा, और 200 पेन्स बनाओगे तो उस पर क्या खर्चा होगा, तो ये सारा कुछ कॉस्ट का बिहेवियर होगा। इसमें दो अहम टॉपिक्स हैं। एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल का मतलब है कितना काम हुआ है, जैसे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, कितने यूनिट्स बचे, कितने इनवॉइसेस इश्यूज हुए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स कंज्यूम हुए, ये सारा कुछ एक्टिविटी लेवल में ऐड होगा। सिंपल एग्जांपल देखें, अगर आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो कम लगेगा। यह डिस्टेंस एक एक्टिविटी लेवल है। अब बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब एक्टिविटी लेवल बढ़ती है तो कॉस्ट यूजुअली बढ़ती है, लेकिन ये यूजुअली इसलिए कहा क्योंकि कुछ कॉस्ट बढ़ती हैं, कुछ सेम रहती हैं, और यही चीज़ अब हम सीखेंगे। इसमें वाले जो कॉस्ट का बिहेवियर है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ टू बिहेवियर्स, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो है जो प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से टोटल अमाउंट में सेम ही रहती है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री का मंथली रेंट, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी या मशीन की स्टेट डिप्रिसिएशन, ग्राफ, ये सारा कुछ सेम ही रहेगा, जैसे चाहे हम 100 यूनिट्स बनाएं या 1000 यूनिट्स बनाएं। इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ से हमें साफ पता चल रहा है कि कॉस्ट मीन्स फिक्स रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। यहाँ पे कॉस्ट हमारी, ये कॉस्ट है जो कि वर्टिकली वाई एक्सिस पे मौजूद है, कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी, चाहे हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जितना मर्जी इंक्रीज करते रहें, तो ये फिक्स कॉस्ट कहलाती है। दूसरी तरफ ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहता है। इसका ग्राफ देख रहे हैं तो इसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कॉस्ट, हम वेरिएबल वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। कॉस्ट बिहेवियर की फर्दर कुछ डिवीजन है, इसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? इसका मतलब है कि ये वो कॉस्ट होती है जो एक लिमिट तक फिक्स रहती है, फिर जम करके बढ़ जाती है। और फॉर एग्जांपल, अगर 100 यूनिट्स है, एक सुपरवाइजर की सैलरी 20,000, तो 101 यूनिट पर 101 यूनिट्स बनानी है तो सेकंड सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, तो उसकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। तो ये एक स्टेप के बाद हमने एक फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर दी। इसके ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 वॉल्यूम बनाया तो उसकी प्राइस इतनी है, तो एक स्टेप के बाद अगर हम 200 वॉल्यूम बना रहे हैं तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो एक स्टेप के बाद एक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो यही ग्राफ ऑफ स्टेप फिक्स कॉस्ट है, ये बताया गया है। अच्छा, एक और तरह की कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पार्शियली फिक्स और पार्शियली वेरिएबल होती है। यानी इसमें ग्राफ में देखिए कि कहीं किसी पॉइंट पर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पोर्शन लिखा हुआ है और फिक्स कॉस्ट पोर्शन, वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन लिखा हुआ है, यानी ये पार्शियली फिक्स होगी और पार्शियली वेरिएबल होगी। मिसाल के तौर पर, जैसे कि एक यूटिलिटी बिल्स है, देयर इज अ फिक्स लाइन रेंट प्लस चार्जेस फॉर यूनिट्स कंज्यूम, सेल्समैन की सैलरी है, देयर इज अ फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन पर यूनिट्स सोल्ड। तो ये सारी एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट की है। इसके पास सबसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉस्ट बिहेवियर पर यूनिट और प्रोडक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट का बिहेवियर और पर यूनिट का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये एग्जाम में जरूर आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बिहेवियर। फिक्स कॉस्ट यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉस्ट टोटल तो सेम रहता है, लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने से घटता है। क्यों? क्योंकि सेम फिक्स्ड कॉस्ट अब ज्यादा यूनिट्स पे डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये बढ़ता है, ये घटेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या घटे। क्यों? क्योंकि एक यूनिट बनाने में उतना ही वेरिएबल कॉस्ट आता है, चाहे 100 बनाओ या 1000 बनाओ। एग्जाम्पल में इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 1000 यूनिट के लिए 4 है और टोटल इज
4 यूनिट पर यूनिट के लिए 4 है और टोटल इज 4000 है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 3 है और टोटल इज 3000 है। अगर 1000 यूनिट्स 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दिए जाएं तो फिर भी ये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट 2 रहेगी, लेकिन इसकी वेरिएबल कॉस्ट 3 रहेगी। यहाँ पर भी अगर 4000 यूनिट भी कर दिया जाए तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट 3 रहेगी